प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगी। टीईटी की परीक्षा भी आयोग कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शिक्षा भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के संबंध में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि एक ही आयोग से होगा बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन। बता दें कि नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा भी कराएगा। बता दें कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है उसके अध्यक्ष विश्वविद्यालयों के कुलपति या भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं इस आयोग के सदस्य के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग समय से शिक्षा की भर्ती करेगा। मानव संसाधन का बेहतर आयोग के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया में होने वाले बेफिजूल खर्च भी रोके जाएंगे। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला काफी लंबा खिंचा है। एक के बाद कई रीट हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी भी की गई है। फिलहाल इस नए नियम के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के सारे नियम बदल जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। रामपुर सपा के कदावर नेता मोहम्मद आजम खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा नेता आजम खान जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे अपनों पर जो जुल्म हुए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे बच्चों में काबिलियत बहुत है पर उनके लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए मेरी अपील है कि आप जागरूक हो। मैं आजम खान आपसे मुखातिब हूँ और आप जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी और जिंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है, और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर जरूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। रोज़े अव्वल से जिंदगी का मिशन यही था कि जो लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत नजरअंदाज हैं, उपेक्षित हैं और किसी मकसद के तहत पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे ही अपने मादर वतन में एक खास तबके को पीछे रखने के लिए जो मंसूबाबंद तहरीक है उसका मुकाबला भी किसी गैर मंसूबाबंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। लाजिम था, लाजिम है और आने वाले वक्त भी शायद यही उसूल कामयाबी से गामजन होगा कि हम अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां ना हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी गुजार सकें। हमारे बच्चों के अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। खूबियों की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ने की हौसले की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। ये मौका मिले, हम इसके लिए कोशिश करें और तालीमी इदारे कायम करें। मैं उन तमाम लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से, साहिब इक़्तिदार से जो ताकत में है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, माली तौर पर हो, अफसर हो, रिटायर्ड हो, सर्विस में हो। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व विधायक डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपनी और अपनी पत्नी भारती गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति की घोषणा कर दी है। आज सीएमएस गोमती नगर के ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जगदीश गांधी ने पत्रकारों के समक्ष अपनी और अपनी पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया और बताया कि दोनों के पास 1 अप्रैल 2023 को कुल 14,48,405 रुपए 17 पैसे ही है। इस अवसर पर डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि सीएमएस के 60,000 बच्चे ही मेरी असली पूंजी हैं, जिनके माध्यम से मुझे विश्व के 2.5 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर जगदीश गांधी किसी प्रतिष्ठित विद्यालय के स्तंभ ऐसे पहले कर्ता धर्ता है जो विगत कई वर्षों से स्वैच्छिक रूप से अपनी संपूर्ण संपत्तियों का विवरण समाज के सामने रखते आए हैं। कोई भी किसी विद्यालय का प्रबंधक अपने पर्सनल एसेट्स को नहीं बताता, लेकिन हम इसे प्रतिवर्ष बताते हैं ताकि हर एक को पता हो कि ये शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक व्यापार नहीं है, शिक्षा एक सेवा है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, बच्चों के जीवन को सजाने और संभालने में यदि हम रुपया कमाएंगे तो फिर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, बच्चों के विकास पर। इसलिए हमारा उद्देश्य बच्चों का विकास करना है, न कि धन कमाना। वहीं एफएल टीवी से बात करते हुए डॉक्टर जगदीश गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ सीएमएस के फाउंडर मैनेजर जगदीश गांधी जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, क्या मोटिव है उसका? देखिए, उसका कारण यह है कि विद्यालय एक समाज के प्रकाश का केंद्र है, न कि व्यापार का केंद्र। तो दो ही बातें हैं, या तो व्यापार का केंद्र आप इसे बना लीजिए, या समाज के प्रकाश का। हंसले और गाल फुलाले दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो यदि आपको समाज के प्रकाश का केंद्र बनाना है तो बच्चों की जिंदगी को संभालना, सजाना पड़ेगा और उन्हें सुंदर बनाना पड़ेगा। और बच्चों की जिंदगी सुंदर बनेगी तो देश और समाज सुंदर बनेगा। तो हमारी कोशिश 63 वर्षों से यही रही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो महान बने। तो हमारा ये व्यापार नहीं है और इसीलिए हमने अपनी संपत्तियां दी कि हम 5 साल एमएलए रहे, 63 वर्षों से वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल चला और आज हमारे पास 14,48,000 रुपए की कुल संपत्ति है। और उसमें भी हमने किस किस बैंक में, किस किस अकाउंट नंबर में कितना कितना रुपया है ये भी हमने दिया है, अकाउंट नंबर भी दिया है, ये बैंक का पता भी दिया, इंडियन बैंक हुसैनगंज लखनऊ में सभी बैंक अकाउंट नंबर में इतना। तो जिस बैंक में है वो भी दिया है, हर चीज का ब्यौरा दिया है। वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल लैंड प्रॉपर्टी और ओन हाउस, वी आर लिविंग ऑन रेंट फॉर द पास्ट 64 years. We do not have any foreign currency, gold, silver, jewelry, ornament. We have no current account in any bank. We do not have any fixed deposit for our old age. We do not have any locker in any bank or anywhere else. We do not have anything else other than the above in this world. तो इस धरती और आकाश में हमारे पास इसके अलावा और कोई चीज नहीं। योगी जी के कार्यकाल को 6 साल भी पूरे हो चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी जी ने जो योगदान दिया है इस देश में, क्या दुनिया के इतिहास में ये असंभव है जो योगी जी ने कर दिखाया। उसका वन ऑफ द रीजन है कि वो त्यागी आदमी है। उन्हें कोई, यहाँ तक कि उनके फादर की डेथ हुई तो वो देखने नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना पीरियड में यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे यूपी के लोगों को बचाने के लिए, तो वो नहीं जा पाए। तो वो एक इतने सेवा भावना उनमें है कि वो
जनता के लिए जीते हैं और व्यक्तिगत उनका कोई कुछ लाभ नहीं है। कोई अपने भाई बहन कोटा परमिट लाइसेंस इन सब से अवे हैं। वो संत है और संत होने के बाद वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रगति की है, एग्रीकल्चर में तो उद्योग धंधों में। तो आप देखें कि यूपी आज नंबर 1 पर हर चीज में चला गया। तो जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आसान काम, तुमने अपने साथ किया। हम सबका रोशन नाम, यूपी वालों का रोशन नाम। तो योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है और जितनी भी बधाई दी है वो कम। बहुत शुक्रिया। देखिए आपने सुना कि जगदीश गांधी जी ने क्या कुछ कहा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं श्रुति शुक्ला, अटल टीवी, लखनऊ। दिल्ली मेट्रो में एक बिकनी पहनकर सफर करने वाली एक लड़की इन दिनों सुर्खियों में है। उसके वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो लड़की कौन है। जानिए मेट्रो में सफर करके सनसनी मचाने वाली इस बिकनी गर्ल की असली कहानी। पिछले कुछ दिनों से जो लोग मेट्रो में सफर नहीं करते हैं वो भी सोशल मीडिया पर #दिल्ली मेट्रो हैशटैग खोज रहे हैं। ये हैशटैग खूब ट्रेंड कर रहा है। वजह है एक लड़की की ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, लोग हैरान हैं कि ऐसे कपड़े में लड़की मेट्रो में सफर भला कैसे कर सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फोटो और वीडियो नकली है जिन्हें AI की मदद से बनाया गया है। एक न्यूज एजेंसी ने इस लड़की को खोज निकाला है और उससे बातचीत भी की है। 19 साल की इस लड़की का नाम रिदमा चन्ना है, जो खुद को एक मॉडल और एक्टर बताती है। एक ट्विटर यूजर ने इस लड़की के इंस्टाग्राम हैंडल @prettypastry 11112222 के बारे में भी बताया है। जानकारी के मुताबिक वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर की रहने वाली है। इसके साथ ही वो एक्टिंग भी करती है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया और उसके ट्विटर अकाउंट पर पड़ा हुआ है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़ा हुआ है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रिदम ने बताया कि वो एक पारंपरिक परिवार से आती है, लेकिन अपने खुले विचारों की वजह से परिवार से उसकी ज्यादा नहीं बनती है। उनके इंस्टाग्राम पेज पर ऐसी ही बोल्ड तस्वीरों की भरमार है। रिदम का कहना है कि वो उर्फी जावेद से प्रभावित नहीं है, पर अपनी मर्जी के कपड़े पहनने में यकीन करती है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो उन्हीं की है। मेट्रो में बिंदास पोज में अपनी तस्वीरें डालने का उन्हें इतना शौक है, इसके लिए अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में वो इंस्टाग्राम पर अपनी तमाम फोटो पारंपरिक पोशाक में ही डालती थी, लेकिन फिर पिछले साल 9 अक्टूबर को उन्होंने एक ऐसा पोस्ट डाला जिसके बाद सब बदल गया। इस फोटो पर कमेंट करते हुए किसी ने लिखा था, तूफान से पहले की शांति। रिदम एक एक्टिंग स्कूल से कोर्स भी कर रही है और उन्हें यकीन है कि वो एक कामयाब मॉडल भी बन जाएंगी। रिदम ने कहा कि उन्हें पिंक लाइन मेट्रो में छोड़कर कहीं भी कपड़ों की वजह से दिक्कत नहीं आई है। फिलहाल रिदम की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं और लोग अलग अलग तरह से टिप्पणी भी दे रहे हैं। कुछ लोग अच्छी तो कुछ लोग बुरी। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, और वो गधे के दूध में क्या होती थी, नहाती थी। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? क्यों देश की लड़कियों, सुन लिया ना मेनका गांधी का ये बयान? सुन लिया तो इस्तेमाल भी कर लो। गधे के दूध का साबुन, सुंदर हो जाओगी। जी हाँ, सांसद मेनका गांधी के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में वो मंच से कहती हैं कि गधी के दूध का साबुन औरतों के शरीर को सुंदर रखता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मशहूर रानी
क्लियोपात्रा गधी के दूध से नहाती थी। मेनका गांधी आके कहती है कि दिल्ली में गधी के दूध का साबुन 500 रुपए में बिकता है, क्यों नहीं हम लोग बकरी के दूध और गधी के दूध का साबुन बनाएं। उन्होंने कहा कि गधों की संख्या घट रही है। उन्होंने पूछा, आप लोगों को गधे देखे कितने दिन हो गए हैं। मेनका गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर गधी के दूध की चर्चा हो रही है। साथ ही ये भी सवाल है कि वाकई क्लियोपात्रा गधी के दूध से नहाती थी। एक वक्त क्लियोपैत्रा को दुनिया की सबसे सुंदर और अमीर औरत माना जाता था। क्लियोपैत्रा का संबंध भारत से भी था। उन्हें भारत के गरम मसाले और मोती पसंद थे। क्लियोपैत्रा ने 51 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि अपने खूबसूरत यौवन के लिए गधी के दूध का इस्तेमाल वो करती थी। कहा जाता है कि क्लियोपात्रा हर दिन नहाने के लिए 700 गधी का दूध मंगाती थी। गधी के दूध से त्वचा खूबसूरत दिखती है, इस बात को एक खोज में भी कहा गया है। तुर्की में हुई एक रिसर्च में चूहों को गधी का दूध पिला करके देखा गया। गधी के दूध में वसा कम होता है। मिस्र की सुंदरता और रहस्यमयी रानी क्लियोपैत्रा की चर्चा कई मौके पर होती रही है। रानी के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उनसे कहीं ज्यादा षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। वो राजाओं को अपनी सुंदरता के जाल में बांधकर ठिकाने लगा देती थी। फिलहाल बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी अब यही फॉर्मूला देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आप लोग भी गधी के दूध का इस्तेमाल करिए, नहाने के वक्त गधी के दूध के साबुन का इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी भी सुंदरता बढ़ती जाए। और मेनका गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता जा रहा है। हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए, धोबी का काम भी खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैत्रा, और वो गधे के दूध में क्या बोलती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए, गधे का दूध का साबुन बनाए? ऐसी कुछ बात चुने जो आराम से आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का 22 साल का रिश्ता खत्म हो गया है। लखनऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोनों की तलाक की अर्जी पर मोहर लगा दी है। पिछले साल ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए वाद दायर हुआ था। इसके बाद पारिवारिक न्यायालय में तलाक को मंजूरी दे दी गई। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच के तल्ख रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे। सियासत से लेकर आम लोगों तक सभी को मालूम था कि दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और पिछले करीब 10 सालों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब दोनों कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं। स्वाति सिंह 2022 में तलाक की अर्जी दाखिल कर चुकी थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। स्वाति ने 2022 में दोबारा अर्जी देकर केस शुरू करने की अपील की थी, लेकिन अर्जी को वापस लेते हुए नई याचिका दायर की गई थी। अदालत में दयाशंकर सिंह के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने स्वाति के साक्ष्य से सहमत होकर तलाक का फैसला दे दिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों स्वाति सिंह के साथ रहते हैं। दयाशंकर सिंह वक्त वक्त पर अपने बच्चों से मुलाकात भी करते हैं। पिछले 1 दशक से दोनों के बीच संबंध ना के बराबर थे।
लेकिन जब दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया तो अब स्वाति सिंह ने मोर्चा खोल दिया था। इस दौरान दोनों पति पत्नी के बीच फिर नजदीकी हुई थी। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में दयाशंकर सिंह को टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया। स्वाति विधायक बनी और फिर योगी सरकार में मंत्री। उसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए। इस बार स्वाति सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया, जहां से वो विधायक हुए और उसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्री भी बने। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच घरेलू हिंसा तक की खबरें आती रही हैं। स्वाति दयाशंकर सिंह पर कई तरह के आरोप भी लगाती रही है। फिलहाल अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में चल रहे राइट टू हेल्थ बिल पर गतिरोध समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर सरकार और डॉक्टर में आम सहमति बन गई। दोनों के बीच सहमति बनने के बाद सीएम ने एक ट्वीट किया और कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टरों के बीच आम सहमति बनी। उन्होंने कहा कि राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुझे आशा है कि भविष्य में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पहले की तरह रहेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी। आपका आदेश कहाँ गया? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं कि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि रोजगार सेवक का बच्चा किसी स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। 7788 रुपये में अपने माँ बाप का इलाज कराएगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आप क्या कहना यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? किस लिए हम लोग को बुलाए थे? आज हमारा बच्चा किसी स्कूल में जाकर 4 महीने पढ़ता है। हम लोग झूठ बोलते हैं कि हम इस महीने तनख्वाह दे देंगे, इस महीने तनख्वाह दे देंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं आती है। 4 महीने आने के बाद पेरोल पेरोल बोले पेरोल। सिर्फ हमारे पैसे का ईपीएफ हमको दिखाई देता है, ना कि सरकार के पैसे का ईपीएफ कहीं से आता हो। वो ईपीएफ का कहीं अता पता नहीं है। हमारा मैसेज आता है, हमारे पैसे का मैसेज आता है कि आपके वेतन से जो पैसा कटा है उसका ईपीएफ आपके खाते में चला गया। तो सरकार का पैसे का ईपीएफ कहाँ गया, वो हमको नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों की बातों को जोर लगा कर रखिए और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं से खेले नहीं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में मनरेगा कर्मचारियों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कर्मचारियों के समायोजन की बात कही थी, लेकिन अब 12 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं अब सरकार हम लोगों से किए गए वादे को भी नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में लगातार बढ़ती कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों से मिलने की बात कही है। वहीं माना जा रहा है कि मनरेगा कर्मचारियों और सीएम योगी के बीच होने वाली बैठक में कुछ मांगों को लेकर सहमति भी बन सकती है। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है, जो कर्मचारियों के हित की मांग को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएगी। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने अक्टूबर 2021 को शासनादेश की बात कही थी, लेकिन करीब 20 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उन पर वो अमल नहीं कर रही है। सीएम योगी ने सभी कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मंच के महासचिव ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार 2024 में हम लोगों को नियमित नहीं करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि प्रदेश की राजनीति से ही पूरे देश में परिवर्तन संभव है। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 2024 में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इन कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ है अपनी मांगों को लेकर और उसके बाद सरकार तक इन्होंने अपना ज्ञापन पहुंचाया है, उसके बाद इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से बात करने के लिए बुलाया गया है।
और उसमें कई सारे रास्ते भी खुल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के साथ वार्ता के बाद किन रास्तों पर मोहर लगती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। ट्विटर की नीली चिड़िया अब उड़ गई है, उसकी जगह एक कुत्ते ने ले ली है। ट्विटर पर दिख रहे नए लोगो और एलन मस्क के ट्वीट से तो ऐसा ही लगता है। सोमवार रात ट्विटर यूजर्स का सिर तब चकराने लगा जब उन्होंने ट्विटर पर नीली चिड़िया के बजाय कुत्ते का लोगो देखा। देखते ही देखते ट्विटर पर यूजर्स की ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। ट्विटर पर #डॉग टॉप ट्रेंड करने लगा। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या सभी को ट्विटर के लोगो पर कुत्ता दिख रहा है। काफी समय तक लोगो वही बना रहा तो यूजर्स को लगा कि कहीं मस्क ने सच में ट्विटर का लोगो तो नहीं बदल दिया है। देर रात जब एलन मस्क का ट्वीट आया तो समझ आया कि ट्विटर हैक नहीं हुआ है, बल्कि इसमें खुद ट्विटर के मालिक एलन मस्क का ही हाथ है। मस्क ने एक फोटो शेयर की जिसमें एक कुत्ता कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ में लाइसेंस था जिस पर नीली चिड़िया की फोटो थी। कुत्ता कह रहा था कि यह पुरानी फोटो है। मस्क की इस पोस्ट से लगता है कि उन्होंने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब ट्विटर पर नीली चिड़िया की जगह एक कुत्ता दिखेगा। ट्विटर द्वारा अपनी वेबसाइट और मोबाइल ब्राउजर पर लोगो बदलने के बाद लोकप्रिय क्रिप्टो डॉग कॉइन की कीमत सिर्फ आधे घंटे में 20% उछल गई। डॉग कॉइन को मेमे कॉइन भी कहा जाता है। एलन मस्क लंबे समय से डॉग कॉइन को प्रमोट करते रहे हैं। उनके ट्वीट्स ने इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत को काफी प्रभावित किया है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। आपका आदेश कहाँ गया? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं कि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि रोजगार सेवक का बच्चा किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। 7788 रुपये में अपने माँ बाप का इलाज कराएगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आप क्या कहना, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? किस लिए हम लोग को बुलाए थे? आज हमारा बच्चा किसी स्कूल में जाकर 4 महीने पढ़ता है। हम लोग झूठ बोलते हैं कि हम इस महीने तनख्वाह दे देंगे, इस महीने तनख्वाह दे देंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं आती है। 4 महीने आने के बाद पेरोल पेरोल बोले पेरोल। सिर्फ हमारे पैसे का ईपीएफ हमको दिखाई देता है, ना कि सरकार के पैसे का ईपीएफ कहीं से आता हो। वो ईपीएफ का कहीं अता पता नहीं है। हमारा मैसेज आता है, हमारे पैसे का मैसेज आता है कि आपके वेतन से जो पैसा कटा है उसका ईपीएफ आपके खाते में चला गया। तो सरकार का पैसे का ईपीएफ कहाँ गया, वो हमको नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों की बातों को जोर लगा कर रखिए और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं से खेले नहीं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में मनरेगा कर्मचारियों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कर्मचारियों के समायोजन की बात कही थी, लेकिन अब 12 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं अब सरकार हम लोगों से किए गए वादे को भी नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में लगातार बढ़ती कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों से मिलने की बात कही है। वहीं माना जा रहा है कि मनरेगा कर्मचारियों और सीएम योगी के बीच होने वाली बैठक में कुछ मांगों को लेकर सहमति भी बन सकती है। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है जो कर्मचारियों के हित की मांग को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएगी। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने अक्टूबर 2021 को शासनादेश की बात कही थी, लेकिन करीब 20 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उन पर वो अमल नहीं कर रही है। सीएम योगी ने सभी कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मंच के महासचिव ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार 2024 में हम लोगों को नियमित नहीं करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि प्रदेश की राजनीति से ही पूरे देश में परिवर्तन संभव है। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 2024 में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
लेकिन जिस तरह से इन कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ है अपनी मांगों को लेकर और उसके बाद सरकार तक इन्होंने अपना ज्ञापन पहुंचाया है, उसके बाद इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से बात करने के लिए बुलाया गया है और उसमें कई सारे रास्ते भी खुल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के साथ वार्ता के बाद किन रास्तों पर मोहर लगती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।